तो कैसे हैं बच्चों? प्रवीण एंड कावेरी। कावेरी तो कल एब्सेंट थी, तो आप कहाँ थे? मिस अग्रवाल, वेयर वर यू यस्टरडे? आप कल कहाँ थे? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज। ठीक है बच्चों, योगा क्लास में ही होगा। तो आज तो क्लास में ही अपन ने योगा करना है, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है। तो जल्दी से एक बार मेरे साथ मुखातिब हो जाएं आप लोग। फटाफट से बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ लाइफ सब बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रही हैं चीजें, डीएसए सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी के डीएसएस भी मैंने अपलोड करवा दिए हैं, तो उन डीएसएस को भी आप देखिएगा। कल आप लोगों के साथ में लाइव डाउट सेशन है, ताकि एग्जाम से पहले आप लिक्विड सॉल्यूशंस के होमवर्क दिए थे, कल वाला जो आप होमवर्क दिए थे, हाँ जी बताइए उसमें। प्रवीण, कल जो मैंने होमवर्क दिया था ना, कल डाउट सेशन में पूछिएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, वो देखना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन को ना, कि वो है कहां पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। तो कल के डाउट का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बता दीजिए, तो जरा एक बार और ऐड कर लेते हैं। कल का जो डाउट दिया, जो क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है? उसमें मैं कोशिश करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन बता दूं आपको। तो यहां पर देखिएगा, तो ये क्लास के नोट्स रहेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मुझे एक ही पीपीटी इंपोर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, यहां पर हमारे पास बच्चे 1 मिनट रुक जाइएगा, उसके लिए मुझे पीपीटी देखनी पड़ेगी, वो शायद मिलेगी भी नहीं। तो वो क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी पीपीटी मुझे यहाँ पे मिलने वाली नहीं है, और मैं अगर इसमें अटैच करूंगा तो इश्यू हो जाएगा। तो खैर चलिए, आप बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपने पहली बार पूछा है, तो यार मैं बताऊंगा, जो भी हो देखा जाएगा। तो जरा इंपोर्ट कर लेते हैं कल एंथ्यूज 3 वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3 कल हमने किया था, ये 6/12 पे, ये तो क्लास के बाद का है, मतलब ये क्लास के पहले। तो यहाँ पर उसे मैंने क्या कर दिया है, वापस से ऐड कर दिया है लेक्चर 3 वाले को। इसमें देख लेते हैं जरा एक बार क्या क्या आपके लिए आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और बात करते जाएंगे लेक्चर 3 को। कौन सा क्वेश्चन था उसमें जो मैंने होमवर्क में दिया था, बताइएगा मुझे, फिर वापस से स्टार्ट करूंगा मैं। नस्ट इक्वेशन में ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये तो हो गया था ना कल, इसका तो आंसर आ ही गया था हमारे पास ए, राइट? इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास ए आ चुका था, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए आ चुका था। दूसरे वाले क्वेश्चन का बताइए बच्चों, हाइड्रोजन वाला। सर हाइड्रोजन वाला, ठीक है, हाइड्रोजन वाला, ये वाला है क्वेश्चन, दिस। जल्दी से बताइए ये वाला, यस और नो लिखिएगा आप लोग। 1 मिनट 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है इधर से। तो अगर यही वाला है तो अभी बता दिया जाएगा, बस यस और नो लिखना है, या नेक्स्ट बता दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो होमवर्क में था, आप तो बस नंबर लिख दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो होमवर्क में था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो होमवर्क में था, बस यही 3 थे। तो हाइड्रोजन वाला तो एक ही है, तो 1 ही बताना है, राइट? तो सही बात है ना, तो यही बताना है हाइड्रोजन वाला, ठीक है? देखो जरा एक बार, हाउ मच वुड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 है ना /Mn+2 कपल चेंज इफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज्ड 100 टाइम्स, ठीक है ना? 100 टाइम डिक्रीज कर दी गई है। तो सबसे पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे आप। सबसे पहले आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा, कैसे लिखा? MnO4 माइनस प्लस, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ये Mn+2 में चेंज हो रहा है, तो यहां से आ जाएगा 8H+, और साथ में आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, दैट विल चेंज इनटू Mn2+, और प्लस हमारे पास कितना आ गया, प्लस हमारे पास आ गया 4H2। ये आ गई रिएक्शन, हमें पता चल गया रिएक्शन कैसे है। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, H+ ऑक्सीजन को खा जाएगा। Mn+7 से किस में जा रहा है, देखो ये +7 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हमें N की वैल्यू पता चल गई। अब तो सॉल्व हो ही गया ये, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब देखो जरा एक बार, हद तेरे की धत तेरे की कर डालेंगे। ई सेल,
हमारे पास कितना हो जाएगा, अब यहां पर ई सेल इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, E1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास E0 माइनस 0.0591 ओवर 5 इंटू लॉग ऑफ कितना आ जाएगा मेरे पास Mn+2। ये कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, Mn+2 ये कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास सेम ही है। अपोन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए। नीचे हमारे पास आ जाएगा Mn+2 के नीचे आ जाएगा MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सेम है, इंटू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 8, ये आ गया हमारे पास। अब देखो जरा एक बार, अब दूसरे में हमने इसे 100 टाइम्स क्या किया, डिक्रीज की है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को 100 टाइम डिक्रीज कर दोगे, क्लियर है ना। तो 100 टाइम डिक्रीज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। E2 इज इक्वल टू आ जाएगा E0 माइनस 0.0591 ओवर 5 इंटू लॉग ऑफ, ये तो x है तो x ही रहेगा, ये y है y ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 की पावर 8, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पूछा गया है बताइए कैसे इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज करेगा तो ये और ये तो आउट ही हो गए, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस E1, तो ये तो कट ही गया हमारे पास। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.0591 बाय 5 इंटू, देखो ये XY से XY कट जाएगा, इसे मैंने X मान लिया, इसे Y मान लिया है, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन आयन कट जाएगा, ये ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, यहां से हमारे पास ये क्वांटिटी कट के सीधे सीधे आ गया इंटू दिस, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो कितना आ जाएगा बच्चे जल्दी से बताइए। अगर हम इसे कॉमन निकाल लें तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 रेज टू दी पावर दिस अपॉन 10 रेज टू दी पावर दिस, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 10 लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 16 का मतलब 16 ही होता है सीधे, तो 0.0591 इंटू 16 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 5, यहां से कितना आ जाएगा, इसे 10 लिख लेते हैं, इसे क्या कर देंगे 10 लिखेंगे तो इसे 32 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.591 इंटू 32 अपॉन 10, कितना आ जाएगा अपॉन 10, तो 3.2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, पॉइंट, ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चे, जल्दी से बताइए। तो बस जो भी कैलकुलेशंस आपने की हैं 1 नहीं आएगा, 1 तो गलत बोल रहे हो, हाँ अच्छा ऑप्शन ए आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से देखो दिस अपॉन दिस, तो यहां पर 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.189 इतने आ जाएगा हमारे पास वोल्ट, तो ये आ जाएगा 189 मिली वोल्ट, दिस इज द आंसर। सही बात है बिल्कुल, जल्दी से मुझे बताइए ये बात आपको 189 के आसपास, 189 से थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू, तो 189 मिली वोल्ट 100% क्लियर है, तो बताइए जल्दी से कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में, कावेरी आर यू देयर बेटा, ठीक है ना, यू हैव नॉट ज्वाइन द क्लास, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए, चलिए चलिए चलिए, क्लियर बिल्कुल। चलो जी नेक्स्ट की तरफ अपन मूव कर जाते हैं। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, अब हम और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। तो ये तो हो चुका था हमारा कल, ये हमारा कल हो चुका था, तो अब दूसरी इंपोर्ट कर लेते हैं जरा, आज की पीपीटी इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के लिए, ठीक है ना, इजी हो जाए चीजें। चलिएगा, तो आज लेक्चर 4 में हम क्या बात करने वाले हैं, आज लेक्चर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अगर पहुंच गए तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल की बात भी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, फैराडेज लॉज एंड थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, यहां तक मैं लेकर जाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इट विल बैकफायर वेरी बैडली। तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़ें इसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको कराने हैं, तो मैं ही कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने,
ये हमें दिया हुआ है E, ये हमें दिया हुआ है E। रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं दोनों के, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो अब हमें बोला है ऑन द बेसिस द फिजिबल रिएक्शन बताइए कौन सी हो जाएगी, इस बेस के ऊपर इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो जिसके लिए डेल E हमें पता है, डेल G इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस NF E सेल, ये हमें पता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास E नॉट सेल पॉजिटिव होगा तो डेल G नॉट क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी फिजिबल हो जाएगी। तो हमें सीधे सीधे क्या लाना है निकाल के, बताइए जरा एक बार शर्मा जी, हमें क्या निकाल के लेके आना है, हमें निकाल के लेके आना है कि इनमें से किसका E सेल पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं E नॉट सेल किसका पॉजिटिव है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वैसे तो देख के पता चल रहा है, तो ब्रोमीन का हमें रिडक्शन लेना और आयोडीन का ऑक्सीडेशन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ब्रोमीन का होना है हमारे पास रिडक्शन और आयोडीन का होना है ऑक्सीडेशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो चार्ज ही बैलेंस नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हवा में से इलेक्ट्रॉन आए क्या। तो आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन का हो रहा है रिडक्शन, तो ये फिजिबल हो जाएगी। इसके लिए ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, डेल G नॉट नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल G नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, ई सेल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फिजिबल नहीं होगी, ये फिजिबल हो जाएगी। ये तो रिएक्शन ही गलत है, दिस इज अ रॉन्ग रिएक्शन। और यहां पर देखो ये भी रॉन्ग रिएक्शन है, दिस इज रॉन्ग रिएक्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रॉन्ग रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो गेन कौन कर रहा है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सिर्फ गेन हो रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शन यानी बी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए कि नहीं प्रवीण, बताइए जल्दी से कि ये बात बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। आंसर क्या आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में, सी। तो जब भी फिजिबिलिटी के बारे में बात करें, जब भी किसके बारे में बात करें, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, जब भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको यही मेथोडोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। इजी बात बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, मुझे प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करानी है आपको। तो इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिएगा आप मुझे फटाफट से, इस बार आपको टाइम मिलेगा जवाब देने के लिए। कहां है भाई, आपको 30-40 सेकंड देने की कोशिश करूंगा मैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसमें ज्यादा कुछ मसाला है नहीं, फिर भी 40 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो ग्रेट, अगर नहीं दे पाएंगे तो भी देखेंगे कि कुछ क्या करना है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ए, प्रवीण ने बोला है ए आंसर हो जाएगा। देखो M चेंज हो रहा है किसमें, N इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिडक्शन इज इक्वल टू रिडक्शन माइनस RT अपॉन दिस इंटू ln M अपॉन M प्लस N। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो गलत हो गया, ए तो गलत हो गया क्योंकि M तो नहीं आएगा, M तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है ना, तो ये तो आ नहीं सकता, तो सॉलिड कभी नहीं आते। इसका मतलब ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। तो M प्लस N चेंजिंग इनटू M इज इक्वल टू E नॉट M प्लस N, रिडक्शन दे रखा है, माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, यानी प्रोडक्ट की जगह तो 1 ही आएगा, एक्टिव मास 1 है, अपॉन रिएक्टेंट की जगह ये आ जाएगा। इसका मतलब B इज द राइट आंसर। तो यहां पर देखिएगा ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही है। तो आपको पता चल गया कि आपने क्या गड़बड़ की थी। याद रखना है प्योर सॉलिड, अगर कहीं आपको प्योर सॉलिड नजर आ जाता है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, इनको कभी भी
लिक्विड आर नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड, इन्हें कंसिडर नहीं किया जाता, आर नॉट कंसिडर्ड। तो आप समझ गए हैं कि ए आंसर क्यों नहीं है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ये बात आप नोट कर लें कि प्योर एसिड्स, सॉरी प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता, तो बी आंसर आ जाएगा, ना कि ए। जल्दबाजी में गलती की थी प्रवीण ये आपने, मैंने चिल्ला चिल्ला के कई बार आपको बताया है कि प्योर सॉलिड नो लिक्विड नो सॉलिड, नो प्योर लिक्विड नो सॉलिड एट ऑल। सॉलिड तो कोई भी हो, प्योर हो इम्प्योर हो डजंट मैटर, लिक्विड सिर्फ प्योर के लिए बात करेंगे, उसे कंसिडर नहीं किया जाता। एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, गलतियां अभी धीरे धीरे मैं आपकी कम करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PQ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा। फॉर दी सेल कॉपर चेंजिंग इनटू कॉपर प्लस टू सिल्वर चेंजिंग इनटू सिल्वर, सिल्वर प्लस चेंजिंग इनटू सिल्वर, ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन फिजिबल है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इज डबल्ड देन ई नॉट सेल, बताइए ई नॉट सेल क्या हो जाएगा। ये रहा आप लोगों के लिए, ये रहा आपके लिए पोल, आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके लिए पोल। तो बताना है आपने कि ई नॉट सेल क्या हो जाएगा। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, योर टाइम हैज बिगन। प्रवीण जल्दी से देखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो अभी, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट। याद रखिएगा, भले ही हम कैमरे के सामने हो, पढ़ा रहे हो आपको, वर्चुअल हो रहा हो, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, बट आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स। 17 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चे, तो अब तो ये सारी चीजों से पक चुका हूं मैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, तो देख लेते हैं जरा एक बार इसका आंसर क्या आएगा। What will be the answer of this question? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। What will be the answer of this question? If the concentration of copper plus 2 ions is doubled, then E naught cell will be, तो आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा E naught cell। यहां पर देखो E naught cell, E naught cell does not depend upon concentration, does not depend upon concentration, upon concentration, concentration पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रहेगा, तो इट रिमेन्स द सेम। तो याद रखना है ई सेल डिपेंड करेगा, ई नॉट सेल नहीं। ई सेल चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, ई नॉट सेल चेंज नहीं होता है। तो यही आपको फंसाने के लिए पूछा गया था। एक और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये PQ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जल्दी से कीजिएगा, जेईई मेन 2011 का ये क्वेश्चन है। 1 मिनट मिलेगा इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये PYQ है, तो PYQs भी कराने जरूरी है। बीच बीच में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जाएंगे तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं, अल्टीमेटली यू विल एंड अप फ्रस्ट्रेटेड। चलिए देखते हैं जरा एक बार आप में से कौन कौन सही जवाब दे पाएगा। Who gives the right answer? देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा। यस प्रवीण, इस बार तो जवाब सही आना चाहिए। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस चेंजिंग इनटू दिस दिस दिस, हमें बोला गया है कि हमारे पास pH दे दी गई है 3, सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ई नॉट सेल कहीं ना कहीं दे रखा होगा, हाँ ये ई नॉट सेल दे रखा है, तो ई नॉट सेल दे रखा है तो टेंशन ही नहीं है। अब तो बचा ही कुछ नहीं, नर्स्ट इक्वेशन इसमें लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन इसमें लगाओगे तो आंसर एकदम से निकल के आएगा। बताइए जरा, कोई बात नहीं, गलती करोगे तो हमारे बीच रहेगी बात, मैं किसी को नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप गलती कर लीजिए, लेकिन फटाक से मुझे बताएं इसमें। यस PKS, फटाफट से आंसर बताएं क्या होगा। जरा जल्दी, इतना टाइम तो नहीं है बेटा, ऑलरेडी हम 20 मिनट्स लगा चुके हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने में, मतलब 20%, लगभग 16% टाइम ऑफ द क्लास हैज ऑलरेडी पास्ड। यस क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं जरा हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू आ जाएगा E नॉट सेल 1.67 माइनस 0.0591 ओवर, देखो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 4,
ऑक्सीजन कितने गेन कर रहा है 4, ऑक्सीजन कितने गेन कर रहा है 4, तो यहां से आ गया 4 इंटू लॉग ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है तो टेंशन ही नहीं लेनी। यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ, यहां पे आएगा आयरन +2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा आयरन +2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन यहां पे आ जाएगा, और वाटर तो लिक्विड है, अपॉन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा रेज टू द पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास PO2, साथ में हाइड्रोजन तो नहीं निकल रहा है ना, नहीं, ये आ जाएगा PO2, PO2 नीचे आएगा क्योंकि इस साइड में है ऑक्सीजन। तो निकालो जरा इसे एक बार, कितना आया आपका, कोई आंसर अगर आया है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। बी बोल रहे हैं प्रवीण, देख लेते हैं। ये आ जाएगा 1.67 माइनस 0.0591/4 इंटू आयरन +2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये आ गया हमारे पास log ऑफ 10 टू द पावर -6, ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर -6 हो गई क्योंकि स्क्वायर कर दिया हमने 10 टू द पावर 3 का। PO2 हमारे पास कितना है 0.1 आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 10 टू द पावर -3, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 टू द पावर -3, तो 10 रेज टू द पावर -3 का 4, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये 12 आ गया और एक यहां से तो 13 हो गया, 6 ऊपर गया, 13 ऊपर जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल कटने के बाद 10 रेज टू द पावर 7 आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर 7, ये वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42/4, तो मतलब लगभग कितना हो जाएगा 1.67 में से आप मान के चलिए 42/4 मतलब 0.1 घट जाएगा, 0.1 घट गया तो हमारे पास कितना आ गया 1.57 आ गया, 1.57। दिस इज द आंसर। तो बताइए जरा एक बार जल्दी से, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा, दिस विल बी एडेड। तो आप समझ गए या दोबारा करके बताऊं? कैलकुलेशन तो कर लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो अभी आप, तो अभी मुझे आपको ना कैलकुलेशन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आई कैन फिगर इट आउट के कहां पे इश्यू हो रहा है आपको अभी। तो अभी आपको कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन 2 2 जा 9 लिख रहे हो, बस यहीं पे गड़बड़ है। करके दिखाऊं कैलकुलेशन दोबारा से शर्मा जी, या क्लियर है? शर्मा जी कैलकुलेशन दोबारा से करूं या क्लियर है? एक बार लिख दीजिए क्लियर, और सर है ना कैलकुलेट कर दीजिए। वैसे तो कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखो नीचे आ रहा है 13, 12 और एक 13 और ऊपर 6 है, तो 7 आ जाएगा प्लस का, ऊपर 7 आएगा तो log 10 रेज टू दी पावर 7 का मतलब 7 होता है। 7 को इसमें मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो ये 0.059 है, 0.06 ले लोगे इसे, 0.06 इंटू 7 कितना हो गया 0.42, 0.42/4 कितना हो गया 0.1, 0.1 इसमें से माइनस कर दो 1.57। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट वही है कि कैलकुलेशन आपकी IITN वाली होनी चाहिए। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिएगा अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की। आपने एक चीज शायद अभी तक नोटिस नहीं की है, अब नोटिस करने की कोशिश करना। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं की है, एक बार नोटिस करने की कोशिश करना। क्या नोटिस करोगे? यहां पर देखिएगा जरा एक बार प्रवीण, नोटिस करो कि इस पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास ई सेल है, आप ध्यान से देखना, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस लॉग ऑफ, माइनस क्या आ रहा है यहां पर प्रवीण ध्यान से देखिएगा 0.0591/n इंटू लॉग ऑफ, यहां पे क्या आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आ रहा है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचो कि ई नॉट सेल अगर 0 हो जाए, अगर हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाए, अगर ई नॉट सेल हमारे पास क्या हो जाए, इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में EMF विल बी ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन से भी ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना?
सच सेल्स आर कॉल्ड, ऐसी सेल्स को क्या बोलेंगे? सच सेल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ऐसी सेल्स को कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। समझ गए ना? यानी वो सेल जिसमें ईएमएफ किसकी वजह से होता है? जिसमें ई नॉट सेल जीरो होता है। बस याद रखिएगा, ऐसी कोई भी सेल जिसमें ई नॉट सेल क्या हो जाए? ई नॉट सेल अगर जीरो हो जाए, अगर ई नॉट सेल जीरो हो जाए तो ऐसी सेल को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। ऐसी सेल को कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास? EMF is produced due to the difference in the concentration of electrodes और electrolytes। या तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है। समझ गए प्रवीण? बोलो जरा एक बार जल्दी से, जोर से बोलो कि सर बात बिल्कुल क्लियर। तो यहीं पर अब हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल, यहां पर देखो सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे। यहां पर देखो जरा एक बार, निकल है, यहां भी देखिएगा निकल है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है निकल की? इतनी है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। ये मैंने मान लिया C1 है, ये मैंने मान लिया C2 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कब तक सेल काम करेगी? ये सेल तब तक काम करेगी जब तक कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? दिस बराबर दिस। तब तक सेल काम करेगी, उसके बाद काम करना बंद कर देगी। क्लियर है ना बात बिल्कुल? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन C1 डज नॉट इक्वल टू C2। अगर C1 C2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज आएगी, ई सेल आएगा। यहां पर ई सेल विल बी पॉजिटिव दिख रहा है तो सेल काम करेगी। यहां पे देखो हमारे पास ई सेल क्या हो जाएगा? फाइनली जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पहले ही जीरो है और ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये जीरो ही हो जाएगा। क्योंकि ई नॉट रिडक्शन एक्स है, ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? -x। दोनों को जोड़ोगे तो ई नॉट सेल तो जीरो ही रहेगा। यहां भी ई नॉट सेल जीरो है, तो याद रखिएगा सेम मेटल ली जाती है, ई नॉट सेल जीरो होते हैं। तो चलिए बाय डेफिनेशन, अब ये मैं हल्के में नहीं लूंगा इसको, क्योंकि इससे जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से देखो, इट इज पॉसिबल to set up a cell whose potential is determined entirely by the concentrations two connected half cells that are identical except in their concentrations to form, ठीक है ना, form a concentration cell। तो जब भी EMF आपका, याद रखिएगा, दो सेल्स इन विच, याद रखना है ये बात, दो सेल्स, ये बात याद रखना है, दो सेल्स, ऐसी कोई भी सेल्स in which E naught cell is equal to 0 are called concentration cells। इन्हें concentration cell कहते हैं, called concentration cells। इन्हें concentration cells कहते हैं, इन्हें concentration cells कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं। concentration cell हमारे पास दो टाइप की होती हैं, या तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो जाए। ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल दो टाइप की होती हैं, या तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाए। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है और दूसरी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये दो तरह की होती हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझे अच्छे से मालूम है कि कहां पे किस टॉपिक को कितना डीप में जाके आपको पढ़ाना है, कहां से आपको ऊपर उठा के लेके आना है। तो ये टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। आप भले ही घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, बट जब आपके आंसर आप देते हो उसी से समझ में आता है कि मिस्टेक कहां पे होगी, कैसे होगी, और चीजें पकड़ में आना शुरू हो जाती हैं। एक दो क्लास के बाद ही पकड़ में आ जाती हैं। तो अब तो हमारी लगभग 5, 6, 7 क्लास हो चुकी, तो मुझे समझ में आने लगा है। तो चलिए यहां पर देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे गैल्वेनिक सेल्स की। तो गैल्वेनिक सेल्स हमारे पास क्या होती हैं? द नेट चेंज, केमिकल चेंज अकर्स इनसाइड द सेल। नेट केमिकल चेंज अकर्स इनसाइड द सेल। यहां पे क्या होता है बच्चों? नो नेट केमिकल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल।
कॉन्सेंट्रेशन सेल में जितना जिंक खर्च होगा उतना ही जिंक बनेगा, जितना निकल खर्च होगा उतना ही निकल बनेगा, जितना हाइड्रोजन खर्च होगा उतना ही हाइड्रोजन बनेगा। इसका मतलब यहां पे कोई नेट रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, C1 से C2 कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, बस इतना ही होगा। अभी आपको जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें दिखेगा क्लियरली, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे अपन इस पे। दूसरे में आ जाइए, यहां पर देखो ये रिडॉक्स चेंज होता है, यहां पर नॉन रिडॉक्स चेंज होता है, यहां पे ये नॉन रिडॉक्स रहती है, दिस इज नॉन रिडॉक्स, ये बात याद रखिएगा, यहां पर कोई रिडॉक्स नहीं होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कोई चक्कर नहीं है। ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, रिडॉक्स नहीं होती। मतलब समझ गए ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चक्कर नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये हमारे पास अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द रिडॉक्स कैन ब्रिंग द इक्विवेलेंट एंड कैन प्रोड्यूस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां पर क्या होता है, decrease in free energy during the transfer of concentration from C1 to C2 brings the equivalent amount of electrical work। आगे बढ़ जाइए, electrode potential, electrode having high standard reduction potential works as anode। यहां पे देख रहे हो ना, यहां पे क्या आ जाएगा, electrode having more dilute solution works as anode, जिसमें concentration कम है इलेक्ट्रोलाइट की, वो एनोड का काम करेगा। क्योंकि जहां पे आप खुद सोचिए भाई, कॉन्सेंट्रेशन को बराबर होना है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, एनोड पे तो बढ़ती है, क्योंकि मेटल डिसॉल्व हो रही है। मेटल आयन कहां पे आएंगे, रॉड से सॉल्यूशन में आएंगे, रॉड से अगर सॉल्यूशन में आएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, और कैथोड की ज्यादा। कैथोड में से क्या होगा, आयन निकल के रॉड पे जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। एनोड में क्या होगा, रॉड से निकल के सॉल्यूशन में जाएगा तो बढ़ेगी। जब दोनों बराबर हो जाएंगे सेल काम करना बंद कर देगी। इसका मतलब एनोड की कम लेनी है कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड की ज्यादा लेनी है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोड में उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोड में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो चलिए जरा एक बार जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, मैंने यहां पर क्या लिया, एनोड पे देखो, एनोड पे मेरे पास क्या रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन, प्लेटिनम के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, कितने प्रेशर पे है, P1 प्रेशर पे है। ये चेंज हो गया किसमें, 2H प्लस में, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1। ध्यान से देखना ये बात, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1। अब देखो दूसरे में देखो जरा एक बार, यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हमारे पास 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1, यानी इलेक्ट्रो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली बराबर है। ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया H2 में Pt के ऊपर। यहां पे प्रेशर कितना है, P2। इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन गैस P1 प्रेशर से आ रही है और यहां पे P2 प्रेशर से निकल रही है, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों में pH क्या है, सेम। देखो यहां पे pH हमारे पास अगर X है तो यहां भी pH क्या होगी हमारे पास, यहां भी pH कितनी होगी, X। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। तो यहां पे अब नेट सेल रिएक्शन देखो जोड़ के, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज कैथोड। अब जरा एक बार एनोड और कैथोड की नेट रिएक्शन देखो, तो हमारे पास नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी बताओ, नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी प्रवीण, नेट रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी PtH2, PtH2 कितने प्रेशर से, P1 एटमॉस्फेयर से, चेंजिंग इनटू PtH2 कितने से चेंज हो रहा है, H2Pt, याद रखिएगा H2Pt, ये कितने पे चेंज हो रहा है, P2 प्रेशर पे। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहीं से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नस्ट इक्वेशन आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा -0.0591, माइनस लगाना पहले जरूरी है, कितना आ जाएगा, -0.0591 ओवर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे यहां पे, 2। आप ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कट गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो जरा एक बार, यहां से ये 2 और ये 2, तो Pt यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा बाय 2 इंटू लॉग ऑफ, लॉग ऑफ में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ P2 मतलब फाइनल प्रेशर अपॉन P1 मतलब इनिशियल प्रेशर।
ये बात अगर समझ में आई हो तो मुझे सूचित कर दे बेटा कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। ये माइनस जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जरा एक बार, हमारे पास हमें साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल काम कब करेगी, जब एनोड का प्रेशर ज्यादा होगा, कैथोड का प्रेशर कम होगा। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कंडीशन देखो, इस सेल के लिए स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, इस सेल की स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉर ई सेल टू बी, ई सेल किसके लिए, टू बी पॉजिटिव, P एनोड यानी P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। इसका मतलब प्रेशर ऑफ एनोड मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कैथोड, तभी ये सेल काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। समझ गए ना। बताइए मुझे जल्दी से, क्योंकि हमें ई सेल को पॉजिटिव लेके आना है। अगर दोनों प्रेशर बराबर हो गए तो जीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास P2 ज्यादा हो गया और P1 कम हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, सेल काम ही नहीं करेगी। समझ गए ना। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें अगर हमारे पास क्या हो जाए P1 P2 ग्रेटर देन P1 तो ई सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। सेल वोंट वर्क, सेल वोंट वर्क, याद रखिएगा, सेल वोंट वर्क, सेल काम ही नहीं करेगी। क्योंकि अगर हमारे पास ई नॉट, अगर ई सेल पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेल काम ही नहीं करेगी। बताओ जरा एक बार, ये बात अगर क्लियरली, तो यहां पर बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये आ जाएगा 2 नहीं आएगा, ये 2 नीचे, हाँ बाय 2 बिल्कुल सही है, 2 नीचे आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 2 नीचे आएगा, ठीक है ना। ये तो कट ही जाएंगे, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, दैट्स इट, और कोई चीज इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो यहां से यहां जाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो एन की वैल्यू तो 2 आएगी, तो ये कटेगी नहीं, कभी आप इसे काट दो। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इतनी सी बात है। अगर मैं एक मेटल के लिए बताऊं आपको, ये तो किसके लिए था, गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए था, आप समझ गए। सेम पीएच पे भी आप ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में आप क्या ले ले, मेटल और मेटल आयन ले लें तो क्या हो जाएगा, एमलगम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एमलगम। क्या बना लेंगे, एमलगम। अगर आप एमलगम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा एक बार, यहां पे लेड का एमलगम है C1 कॉन्सेंट्रेशन पे, और यहां पे लेड का अमलगम है C2 कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रिएक्शन क्या होगी भाई, रिएक्शन लिखते हैं ना, इधर उधर की बातें क्यों ही करें, रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, Hg किस पे, Pb। ये पेस्ट है, दिस इज अ पेस्ट, ये पेस्ट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे, C1 पे, विल चेंज इनटू Pb2+, Pb2+ C कॉन्सेंट्रेशन पे चला गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Hg तो निकल जाएगा, ये तो कैटलिस्ट है। तो ये आ गया हमारे पास एनोड, एनोड की रिएक्शन हमें पता चल गई। कैथोड की रिएक्शन देखिए जरा एक बार, अगर मैं कैथोड की रिएक्शन की बात करूं तो कैथोड पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कैथोड पे मेरे पास आ जाएगा Pb2+, ये किस कॉन्सेंट्रेशन पे, C पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू Pb, और ये क्या बना देगा, एमलगम बना लेगा, किस कॉन्सेंट्रेशन पे, C2 पे है। तो ये हमें पता चल गया कि C1 से C2 नेट रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास, नेट रिएक्शन देखो, नेट रिएक्शन देखिए सेम ही आएगी जो पहले आया था। नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा, HgPb, ये कितने कॉन्सेंट्रेशन पे, C1 से, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PbHgC2 में, किसमें चेंज हो रहा है, C2 में। तो याद रखिएगा ये प्योर लिक्विड, ये प्योर सॉलिड नहीं है, पेस्ट है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट सेल 0.0, माइनस लगाना मैं बार बार भूल जा रहा हूं, आप मत भूल जाइएगा, गड़बड़ हो जाना है। तो माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये कन्वर्ट हो रहा है C2 में, तो C2/C1, C2 मतलब एनोड, C2 मतलब कैथोड, और C1 मतलब एनोड, समझ गए ना। तो ये आ जाएगा। तो सेल फिजिबल कब होगी, जब एनोड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। याद रखिएगा, फिजिबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा, फिजिबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा, फिजिबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा, फिजिबिलिटी के लिए आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड मस्ट बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये बात याद रखिएगा। बताओ मुझे जरा एक बार, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी अभी तक, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगा हो कि सर ने तो इसे स्किप मार दिया, सर ने तो उगल दिया, समझ में तो कुछ आया ही नहीं कि सर ने क्या किया। तो ऐसा कोई पॉइंट भी अगर आपके दिमाग में आता हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट हम उसको ढंग से डिस्कस कर पाए। बताएं जी, जल्दी से। प्रतीक बाबू साथ में
प्रवीण शर्मा, आप भी बताएं फटाफट से, सारे के सारे बच्चे जल्दी 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 से। बताएं जी। क्लियर बिल्कुल सर। ई नॉट सेल 0 होगा, हाँ जी हाँ, ई नॉट सेल तो 0 ही है। ई सेल, ई नॉट सेल कैसे हो जाएगा भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ई नॉट सेल तो 0 ही रहेगा ना। क्लियर है भाई। ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना। आप देखो ना, यहां पर हमारे पास ई नॉट कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहां पर लिखूं जरा इसे एक बार, अगर मैं यहां पे लिखता हूं इसे एक बार, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो मेरे पास ई नॉट क्या आ जाएगा, पीबी टू पीबी प्लस 2, ये कितना आ जाएगा x वोल्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा पीबी प्लस 2 टू पीबी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी माइनस x वोल्ट। तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे ना, दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही हो जाना है, सेम मेटल है। तो ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ई नॉट सेल तो होगा ही नहीं, ये तो डेफिनेशन है ना कॉन्सेंट्रेशन सेल की, कि इनमें ई नॉट सेल क्या होता है, 0 होता है। ई नॉट सेल क्योंकि सेम मेटल है, सेम ऑक्सीडाइजिंग, सेम कैथोड होता है और सेम मेटल का ही एनोड होता है, सेम गैस का कैथोड है, सेम गैस का एनोड है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ, अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो। अब देखो जरा एक बार, अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करूं। अब इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे काम करती है। अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन तो डिट्टो सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देन यू विल बी ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब आप बेटर समझ पाओगे चीजों को। अगर मैं यहां पर आपको एक चीज दिखा दूं तो शायद आप समझ जाएंगे कि ये तो सर बिल्कुल कमाल की चीज है। यहां पे देखिए जरा एक बार, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल की, उस स्लाइड को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये सेल बनी है। तो यहां पे सपोज मेरे पास क्या है, Zn चेंजिंग इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 बन रही है। दूसरे पे मेरे पास क्या हो गया, Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन C2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज किस में हो गया, ये हो गया Zn में। तो इसे C2 के बजाय Cc लिख लेते हैं, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन, इसे Ca लिख लेते हैं, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहां से हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ, कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये आ जाएगा। इजी पीजी बात है। तो ई सेल कितना आ जाएगा बताइए जरा एक बार, दिस विल बी इक्वल टू 0.0591 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट में अलग हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। तो हमें साफ साफ दिख गया भाई, x बाई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, भाई जब इसे उल्टा करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा ना, यहां से ये माइनस हटाने के लिए इसे उल्टा लिख दो, कैथोड की जगह एनोड, एनोड की जगह कैथोड, रिवर्स कर दो। हमें पता है लॉग x बाई वाई इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग y बाई एक्स, तो यही वैल्यू हमने रख दी। हमें यहां से साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, साफ साफ नजर आ रहा है, ई सेल विल बी पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा
जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड की कॉन्सेंट्रेशन से कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन जो घटेगा वो ज्यादा होना चाहिए, जो बढ़ेगा वो कम होना चाहिए। कॉमन सेंस की चीज है। जो बढ़ेगा अगर वो ज्यादा है तो कभी भी सेल काम करना बंद ही नहीं करेगी। इसका मतलब हमने टेक्निकली गलत ले ली चीजें। तो थोड़ा इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाइएगा। इंजीनियरिंग वाला जब दिमाग लगाएंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल इजी पीजी बातें हैं। तो यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो जरा एक बार, जिंक चेंजिंग इनटू ZnSO4, कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे पास C1। अब मैंने क्या किया, ZnSO4 C2 कॉन्सेंट्रेशन से चेंज हो रहा है जिंक में, तो ये तो आएगा नहीं मीडियम में, ये तो आएगा नहीं, ये तो प्योर सॉलिड है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास एनोड ए और ये आ जाएगा मेरे पास कैथोड। ये कैथोड आ गया। तो एनोड कैथोड दोनों को हमने लिया तो जिंक हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। जिंक कन्वर्ट हो गया Zn+2 में C2 से C1। तो यहां पे देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है C कैथोड और ये मेरे पास क्या है C एनोड। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 ही है, माइनस ये सारी वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है। यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा C2/C1 फाइनल। C2 का मतलब कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन, C1 का मतलब एनोड की कॉन्सेंट्रेशन। बताओ जरा एक बार, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये सेल काम कब करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कब काम करेगी, जब कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। और इलेक्ट्रोड कब करेगी, जब एनोड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। जो घटता है वो ज्यादा होना चाहिए, जो बढ़ता है वो कम होना चाहिए। इजी पीजी। बहुत ध्यान से देखते जाना, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर बच्चों के मार्क्स खा जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स किसी भी तरह से हैम्पर करें। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ले लेते हैं गैस आयन की। देखो गैस आयन की इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल मैंने ली। तो क्या किया मैंने, यहां पर मैंने ले लिया PT, साथ में क्या लिया H2, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस चेंजिंग इनटू H+। ये किस में चेंज हो रहा है, H+ में चेंज हो रहा है। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये तो अंट शंट हो गया था थोड़ा। PTH2 कितने प्रेशर पे है, P प्रेशर पे है, इस चेंजिंग इनटू H+। ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1। सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, H+ कॉन्सेंट्रेशन है, ये C2 पे है। एंड चेंजिंग इनटू किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है H2PT में। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर क्या है, P है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां से जरा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल। प्रवीण अगर समझ में नहीं आए बेटा तो नो प्लीज बोलिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, 1 घंटे के लेक्चर में मैं कम से कम 20 बार बोलता हूं कि कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है। कितना आ जाएगा, -0.0591/2 इंटू क्या आएगा, इंटू आएगा लॉग ऑफ, देखिएगा बड़ी मजेदार चीज आएगी, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड का स्क्वायर। देखो 2 2 2 ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई सेल मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो -0.0591। तो 0.0591 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, और क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। क्लियर है ये बात बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लो बड़ा। तो ये आ गया हमारे पास pH ऑफ एनोड, ये आ गया माइनस pH ऑफ कैथोड। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस pH है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0591 इंटू आ जाएगा pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। बताओ जरा एक बार, दिमाग में एकदम से टन की आवाज आई कि नहीं आई, सर यही तो है बस, दिस इज व्हाट, यही है बच्चे जिसे कहते हैं जेई लेवल, और कुछ नहीं है। यहीं पर गड़बड़ करते हैं, बच्चों को यही मालूम नहीं है कि pH कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वहां पे pH कम होगी। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे ज्यादा है, pH कम है, एनोड पे कम है। तो याद रखिएगा ये तभी काम करेगी, सेल विल वर्क इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखना, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है,
यहां से हमें पता चल रहा है कि सेल विल वर्क इफ एंड ओनली इफ, सेल तभी काम करेगी इफ pH ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन pH ऑफ कैथोड। अगर pH ऑफ एनोड pH ऑफ कैथोड से ज्यादा हो जाए, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड इज लेसर देन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। बताओ जरा एक बार, ये स्टार लगा लेना इस पे, दिस इज कम से कम 3 स्टार टॉपिक है ये। तो अगर ये आपको चमक गया है तो मुझे जल्दी से बताइए कि सर ये चमक गया है, फटाफट से कि सर ये चमक गया है। अगर ये चमक गया है तो बताइए जल्दी से कि सर ये चमक गया है। यस चक्कर बांगड़ू, जल्दी से बताइए बेटा फटाफट से कि ये तो बात सर हमें एकदम से समझ में आ गई। देखो मजेदार है ना चीजें बिल्कुल। प्रवीण बाबू, अगर 100% क्लियर तो एक बार जोर से बोल दो जय माता दी। ठीक है, जी चमक गया। चलिए चमक जाना चाहिए चीजें, तभी मजा आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये मामला, इसको बहुत स्लो लेके चलूंगा मैं। अभी तक मैंने आपको ऊपर ऊपर से थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल बताई थी, थोड़ा डेप्थ में जाके थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल के बारे में बात करूंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल देखिएगा, सेल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, किसी भी सेल से मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड कब होगा, तो प्लीज नोट कीजिएगा। हमें पता है डायल जी इज इक्वल टू होता है -NF इंटू ई सेल, और साथ में क्या होता है विच इज इक्वल टू माइनस, यहां पे देखिएगा ये किसके बराबर हो जाता है RT/ln के इक्विलिब्रियम, ये इसके बराबर हो जाता है डेल जी नॉट, इसके बराबर होता है। ये बात तो हमें अच्छे से मालूम है, तो यहां से हम यही चीज लगा के चलेंगे। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू RT/ln के आ जाएगा माइनस RT/ln के। तो याद रखना है, अगर आपको के निकालने को बोले तो ये वाला फंडा लगाओगे सीधे सीधे। अगर हमें ई सेल निकालने को बोले, ई सेल दिया गया हो तो डेल जी निकालने के लिए ये वाला फंडा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हमें क्या दे दिया हो, अगर हमें के दिया गया हो और ई सेल पूछा हो और वाइस वर्सा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मैं चाह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले रट जाएं कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ में आ चुकी है। इसे तो डिलीट ही करना पड़ेगा। चलिए इसमें मजा नहीं आ रहा है तो इसे हटा ही देते हैं, हम तो डायरेक्टली ही लिख देंगे। तो यहां पे देखिएगा ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा बच्चे, तब लगेगा जब डेल जी और ई नॉट दिया गया हो, ये 1 आ गया। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब डेल जी दिया गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको डेल जी दिया गया हो, जब आपको ई नॉट सेल दिया गया हो और के पूछा हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो। के क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो याद रखना है ई नॉट सेल हमें पता है, डेल जी हमें पता है क्या होता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, अगर डेल जी नेगेटिव है, अगर डेल जी नेगेटिव है तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नोट कर लीजिएगा ये बात, ये पहला पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। दूसरे पॉइंट में देखिएगा, यहीं पर आपने दूसरे पॉइंट में भी देखना है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, अगर डेल जी हमारे पास पॉजिटिव हो गई तो ई नॉट सेल नेगेटिव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी सेल रिएक्शन क्या होगी, अगर कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड बना दोगे तो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट पे आ जाइए, तीसरे में आ जाइए। अगर डेल जी 0 हो जाए तो ई सेल भी, ई नॉट सेल भी 0 हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 1 हो जाएगा। नो नेट रिएक्शन, रिएक्शन is at equilibrium, is at equilibrium, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बताइए जरा एक बार, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
ये बात क्लियर हो तो मुझे बताइएगा जल्दी से कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। बताइए ये बात अगर क्लियर है तो जल्दी से। प्रवीण, प्रवीण तो यहां पर बिल्कुल चमक गया है, तो जोर से बोल देना इसमें भी कि जय माता दी। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। देखो, अगर किसी भी सेल में एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ जाए, अगर किसी भी सेल में आपको क्या निकालना पड़ जाए, एंट्रोपी चेंज निकालने को बोल दे, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे? किसी भी सेल के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे? जल्दी से बताइए। हमारे पास एंट्रोपी चेंज कितना आ जाएगा? हमारे पास NF, इधर देखिएगा, हमें पता है कि G इज इक्वल टू होता है H माइनस TS, ये होता है। यहां पर आप कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा DG इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर प्लीज नोट कीजिएगा, DG इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास VDP माइनस SDT, ये होता है ना। तो यहां पे देखिएगा VDP माइनस SDT क्या हो जाएगा? DG इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, प्लीज नोट करना, DG इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस SDT, माइनस SDT, ये आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा DG बाय DT, DG बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा S, तो यहां से आ जाएगा डेल S विल बी इक्वल टू D डेल G बाय DTP, नोट कर लीजिएगा बाय DTP। तो यहां पे डेल्टा रखेंगे तो यहां पे भी डेल्टा रखेंगे, तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आसान सा है। तो एंट्रोपी चेंजेस को आप सीधे सीधे कर सकते हो, इन दोनों में भी आप यहां पर आराम से आप निकाल सकते हो, इसमें बड़ा इजी सा है ये। तो इधर देखिएगा, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कई बार, अगर आपको 11th में थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है तो मैं इजी लेके चल रहा हूं। डेल्टा से डेल्टा रिप्लेस कर दीजिए, हालांकि आप रिएक्शन मान के भी कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे डेल्टा S, डेल G की वैल्यू पुट कीजिए, डेल G ये माइनस D डेल G बाई DT आएगा ना, माइनस है ना ये, तो यहां से देखिएगा तो हमारे पास डेल G इज इक्वल टू होता है माइनस NF इंटू E सेल, ये होता है, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, इसे मैं दोबारा से लिख रहा हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछना। माइनस D डेल G अपॉन DTP अपॉन DTP, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, दोनों को बराबर रखो, तो डेल S की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहां से आ जाएगा एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू माइनस, और यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा NF इंटू DE सेल, नोट कर लीजिएगा, बाय DT, DE सेल बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। ये क्या है? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के टाइम पे एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, बता दो मुझे जरा एक बार कि सर बिल्कुल क्लियर, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। तो ये हमारे पास है। देखो, एक भी चीज अगर छोड़ दी तो ये पता नहीं कहां पे जाके अटक जाए मामला, कहां से क्वेश्चन आ जाए किसको पता है। यू नेवर नो कि कौन सा टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा इसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए सारे टॉपिक पढ़ के चलिए आप, ठीक है। कोई बात पूछनी हो तो पूछिए जल्दी से, वरना तो आगे बढ़ते हैं। जी प्रवीण, चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि वी नो दैट डेल H इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल G, प्लीज नोट कीजिएगा, प्लस T डेल S,
इक्वेशन रख दिया, वैल्यू रखो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एस एंड डेल जी, डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल, ये आ जाएगा। और यहां पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डेल एस की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा प्लस टी इंटू एन एफ टी, ये कितना हो जाएगा, प्लस एन एफ टी, कितना हो जाएगा ये एन एफ टी, एन इंटू एफ इंटू टी, टी कहां से आया, यहां से आया, एन एफ यहां से आया, तो इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ई सेल, डी ई सेल बाय डी टी, नोट कर लीजिएगा, डी ई सेल बाय डी टी पी। दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, यहां पे एक बात प्लीज नोट करना, हियर, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, हियर डी ई सेल बाय डी टी, डी ई सेल बाय डी टी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल, ऑफ सेल, ऑफ द सेल। तो ये बात याद रखनी है, यहां पर डी ई सेल बाय डी टी को क्या बोला जाता है, डी ई सेल बाय डी टी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। कई बार जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस में आपको दिया जाता है, ये आ चुका है कई बार, जेई एडवांस्ड में ये चीज आपको दे दी जाती है, जेई एडवांस्ड में ये चीज आपको दे दी जाती है। तो एडवांस्ड में आपको जानबूझ के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल दिया जाएगा, जिससे आप निकाल पाओगे चीजों को। तो यहां पर देखते जाइएगा, डी ई सेल बाय डी टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बताइए जरा कि सर हमें तो बात समझ में आ चुकी है, फटाफट से चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। एंथैल्पी चेंज हम लोग कर चुके हैं, अब लास्ट में आ जाते हैं जरा एक बार थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी में फॉर अ सेल, यहां पे देखिएगा फॉर अ सेल, एक सेल के लिए, फॉर अ सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, ईटा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द सेल अपॉन एंथैल्पी चेंज, अपॉन एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, वर्क डन अपॉन एंथैल्पी चेंज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस डेल जी वर्क डन है, अपॉन एंथैल्पी चेंज कितना है, डेल एच। तो ये बात याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द सेल। तो यहां पे हमें पता है डेल जी क्या है, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू कितना है, यहां पे नोट कर लीजिएगा, हियर वर्क डन, मैक्सिमम वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा W विच इज इक्वल टू माइनस डेल जी विच इज इक्वल टू माइनस NFE, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू NFE, NFE के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, NFE, ठीक है ना। और यहां पे टोटल हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू आ जाएगा एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मैं लिखा चुका हूं। तो ये दोनों के दोनों चीजें आप याद रखिएगा, विच इज इक्वल टू डेल एच, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे पास, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी माइनस डी डेल, कितना आ जाएगा, माइनस डेल जी अपॉन डेल एच। दिस इज कॉल्ड, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, ये सीधे सीधे थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, जो आपके दिमाग में अच्छे से एम्बेडेड होना चाहिए, अच्छे से एम्बेडेड होना मांगता, तभी बात बनेगी। अगर आप एम्बेडेड, अगर आपके दिमाग में ये एम्बेडेड नहीं है तो आप ये मान के चलेगा, इफ इट इज नॉट एम्बेडेड इन योर माइंड देयर विल बी प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस, इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी जेई मेन में, जेई एडवांस्ड में कभी भी आया है, जो बोर्ड में भी आया है, वो भी हमें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, अगर आता है तो इजी है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है, सिंपल सा फंडा है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व तो वो क्या है, डिफिकल्ट है, अगर हो रहा है तो इजी है। तो इजी और डिफिकल्ट की यही डेफिनेशन है। मुझे बायो नहीं आती तो मेरे लिए बायो बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आती उनके लिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। तो इट इज ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता रहता है। तो यहां तक की बातें
अगर समझ में आते तो चलो मुझे बताते कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, बड़ा मजा आने वाला है इनमें। अब हम क्या पढ़ेंगे? वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। तो जल्दी से एक बार वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स एक बार जल्दी से पढ़ डालिए। बताइए सबसे पहले हमारे पास जो हम एनकाउंटर करते हैं, यानी जो हमें दिखती है, सबसे पहली सेल हमारे पास क्या आती है? गैस आयन हाफ सेल। मतलब एक गैस ले ली जाएगी और उसी का आयन लेके हाफ सेल बना दी जाएगी। जैसे हमारे पास हाफ सेल में एग्जांपल लीजिएगा, जैसे हमारे पास क्या हो जाए, जैसे Cl2 चेंजिंग इनटू 2Cl माइनस, ये हो गई एक हाफ सेल। दूसरे में देखिएगा, 2 पे आ जाइए, जैसे हमारे पास O2 चेंजिंग इनटू 2O2 माइनस, ये दूसरी हाफ सेल हो जाएगी। तीसरे में देखिए, जैसे हमारे पास H2 चेंजिंग इनटू 2H प्लस, और चौथे में देखिए जैसे हमारे पास 2H प्लस चेंजिंग इनटू H2, ये आ जाएगा हमारे पास। और भी ढेर सारे हैं। तो दीज ऑल आर गैस आयन हाफ सेल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग बहुत इजी लेकर चलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक ट्यूब ली, ये वाली एक ट्यूब जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जिसको इन्वर्टेड, ये एक सिलेंड्रिकल या एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब टाइप का रखा गया है। इसमें हमने गैस को पास कर दिया P एटमॉस्फेयर पे। यहाँ पे गैस पास किया है कितने एटमॉस्फेयर पे? P एटमॉस्फेयर पे। यहाँ पे प्लेटिनम वायर क्या करता है? प्रोवाइड्स सरफेस। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स, ये क्या कर देता है? प्रोवाइड्स सरफेस। ये सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सरफेस, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे गैस जाएगी, कहां पे गैस जाएगी? ध्यान से देखिएगा, इस वाले गेज के ऊपर गैस गई, यहां पे जाके गैस क्या हो गई? एडजॉर्ब हो गई। यहां पे जाके गैस क्या हो गई? एडजॉर्ब हो गई। प्लैटिनम शीट और प्लैटिनम कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है, यानी रिटेंशन पावर ज्यादा होती है गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। यहां पे हमने क्या ले लिया? गैस आयन ले लिया। गैस आयन ले लिया तो ये इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा? अगर हमने यहां पर गैस आयन ले लिया है तो ये इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रोड काम करेगा, ध्यान से देखिएगा, प्लैटिनम लिया है तो ये इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा? इसके लिए इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा? Pt Cl2 चेंजिंग इनटू Cl माइनस। इसके लिए इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा? इसके लिए इलेक्ट्रोड काम करेगा PtO2 चेंजिंग इनटू O2 माइनस। इसके लिए कैसे काम करेगा? PtH2 चेंजिंग इनटू H प्लस। इसके लिए कैसे काम करेगा? इसके लिए काम करेगा H प्लस चेंजिंग इनटू H2 एट Pt। तो आप समझ गए ना? तो दीज आर हाफ सेल्स। तो ये इन्हें जोड़कर आप क्या कर सकते हो, जब भी कभी ऐसा कोई गैसियस इलेक्ट्रोड आपको नजर आ जाए तो समझिएगा उसे लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका यह है कि अगर वो क्या है, हाइड्रोजन है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप क्या करेंगे? जिधर गैस है उधर प्लैटिनम आएगा और जिधर आयन है उधर कुछ नहीं आएगा। है ना मजेदार चीज? क्योंकि गैस प्लैटिनम के ऊपर जा रही है, तो जहां भी गैस होगी वहीं पे प्लैटिनम लिख देना है गैस के पहले लेफ्ट हैंड साइड में। इजी पीजी है। अगर गैस बन रही है तो राइट हैंड साइड में प्लैटिनम को लिखेंगे, जैसे कि यहां पे लिखा है हमने। ठीक है, प्रोडक्ट है गैस तो राइट हैंड साइड में प्लैटिनम लिखेंगे, अगर रिएक्टेंट गैस है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। इजी है बिल्कुल, तो नोट करते जाइएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस गैसियस इलेक्ट्रोड, इसमें से सबसे फेमस कौन सा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे फेमस कौन सा है इसमें? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे फेमस है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पर क्या है? सबसे फेमस है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसमें। नेक्स्ट पे आ जाइए, मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल में क्या करते हैं? एक मेटल रॉड लेते हैं और उसी को उसके आयन के कांटेक्ट में रख देते हैं। यहां पे मैंने क्या लिया है? मेटल, और यहां पे क्या लिया है? M+N। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो जरा एक बार इसे लिखेंगे कैसे। जैसे कि हमारे पास कैसे लिखेंगे इसे?
यहां पर आप निकाल सकते हो, इसके लिए भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर जिंक है, जिंक चेंजिंग इनटू Zn+2, तो इसके लिए +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए भी आप लगा सकते हो E Zn to Zn+2। आप ध्यान से देखते जाइएगा, चेंजिंग इनटू E0 Zn to Zn+2 और -0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? 1/log ऑफ जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आ गया फर्स्ट। अगर मुझे दूसरी मेटल कोई लेनी हो, सपोज कॉपर के लिए लेना है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड, इसके लिए क्या आ जाएगा? E कॉपर +2 इज इक्वल टू E0 कॉपर +2 टू कॉपर और -0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ आ जाएगा हमारे पास 1/, यहां पे हमने गलत कर दिया, ये गलत लिख दिया था, इसे चेंज कर लीजिएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? 1/, कॉपर +2। यहां पे क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ऊपर आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा। वो कई बार लिखने में गड़बड़ हो सकती है, कंसेप्चुअल एरर नहीं करते हम लोग। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, तो बीच में बता दिया करो अगर कहीं लिखने में गड़बड़ हो जाए, तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट मी नो कि सर यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई। हाँ जी हाँ, वो मैंने लिख कर दिया, आपके बोलने से पहले ही मैंने कर दिया। वो लिखने में कई बार ना 3-3 जगह ध्यान देना होता है, 4-4 जगह यहाँ पे लिखना है, कैमरे में देखना है, आपके कमेंट्स पढ़ने हैं और OBS पे ध्यान रखना है कि वॉइस वगैरह जा रही है प्रॉपर, सब कुछ सही चल रहा है। तो 4 जगह ध्यान रखने में कई बार लिखने में गलबल हो जाती है, और कुछ उम्र का भी तकाजा है। अब से 70-80 साल पहले दिमाग तेज चला करता था, अब तो दिमाग बड़ा स्लो चलता है। तो चलिए, तो इजी है बिल्कुल। बताइए जरा एक बार प्रवीण बाबू के ये बात बिल्कुल क्लियर है मुझे सर? एक बार मुझे बता दीजिए कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है। जी प्रवीण, बोलिए प्रवीण। जी चलिए, प्रवीण को बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा मुश्किल है ये, इसको जितना शिद्दत के साथ देख सकते हो, टिपिकल एडवांस लेवल का है ये। तो इसमें आप याद रखिएगा, जेईई मेन में तो औकात ही नहीं है पूछने की, ये एडवांस लेवल पे ही पूछी जाती है बात। तो यहां पर देखिएगा, ये सबसे खतरनाक है अब तक का जो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। हमारे पास यहां पे क्या है बच्चे? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास ये एक सिल्वर रॉड है, ये हमारे पास एक सिल्वर रॉड है। हमने इस सिल्वर रॉड पे क्या किया? इस सिल्वर रॉड के ऊपर, तो खैर जो भी है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। इस सिल्वर रॉड के ऊपर हमने क्या किया? नीचे की तरफ हमने यहां पर एक पेस्ट भर दिया, इसके साथ क्या भर दिया? एक पेस्ट लगा दिया। इस पे नीचे क्या लगा दिया? पेस्ट, AgCl का पेस्ट लगा दिया, जो कि इनसॉल्युबल है। ये क्या है? इनसॉल्युबल पेस्ट है, ये इनसॉल्युबल पेस्ट है। आपको पता है कि AgCl पानी के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल। और यहां पे हमने क्या ले लिया? Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ये आयन ले लिया, ये क्या ले लिया? आयन ले लिया, ये आयन ले लिया। तो आप ध्यान से देखो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन, इनसॉल्युबल सॉल्ट का ही अनायन लेना है। अगर यहाँ पे AgNO3 होता तो यहाँ पे क्या लेते आप? AgNO3 तो खैर पूरा सॉल्युबल होता है,
तो यहाँ पे अगर कुछ और होता तो उसी का अनायन यहाँ पे आपको लेना है। तो यहाँ पे जैसे AgCl है तो यहाँ पे Cl माइनस, अगर यहाँ पे AgBr होता तो यहाँ पे Br माइनस, अगर यहाँ पे AgI होता तो यहाँ पे क्या लेते आप I माइनस। समझ गए ना? तो जो अनायन सॉल्ट के अंदर है वही अनायन यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो जाएंगी प्रवीण, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होंगी। यहाँ पे रिएक्शन ये हो जाएगी, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे रिएक्शन ये होगी कि Ag सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया Ag प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, AgCl के पास जाएगा। AgCl के पास इलेक्ट्रॉन गया और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया सिल्वर प्लस क्लोराइड आयन, ये बना दिया। ध्यान से देखो जरा एक बार, नेट सेल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास नेट सेल रिएक्शन देखो जरा क्या आ गई, सिल्वर से तो सिल्वर कट जाएगा, ठीक है, हमारे पास नेट सेल रिएक्शन क्या बची है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन, अगर आप ये तो कैथोड ही है ना, ये क्या है हमारे पास, ये एक कैथोड की तरह ही काम कर रहा है। दोनों के दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिल्वर से सिल्वर को, अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास Ag प्लस से Ag प्लस, चलिए देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, Ag प्लस इज चेंजिंग इनटू Ag, तो ये आ गया है। अरे भाई टाइम पता ही नहीं चला कब में गुजर गया। तो इसे एक बार, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, टाइम ओवर हो चुका है, तो कल इसे पढ़ेंगे होमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं इसे कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे KSP आएगा, यहाँ पे KSP आएगा यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा, तो कल इसे डिटेल में करेंगे। ये कैलकुलेशंस मैं आपको कल डिटेल में करके दिखाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आपको कल पता चलेगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग बात करेंगे, Ag को उधर ले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि Ag से Ag माइनस करके काट दोगे आप, तो बहुत आसान है ये। तो कल बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रवीण। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी जा चुकी है। तो अभी आपकी फिजिक्स की